हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को देखेंगे। एग्रीकल्चर का टॉपिक आपके सिलेबस में पार्ट एच का जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 में आपका एग्रीकल्चर दिया है। ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ये सब एग्रीकल्चर का पोर्शन है और ये जितने भी टॉपिक हैं ये मैं आपको 3 से 4 वीडियो में करवा दूंगा। ये पूरा जितना भी आपको टॉपिक दिखे हैं सब मैं आपको 3 से 4 वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। और केवल इस पार्ट से यूनिट नंबर 5 से आपके कम से कम मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका यूनिट नंबर 5 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर का। ओके, तो आज की जो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन, स्कोप, जो बेसिक एग्रीकल्चर उसके बारे में देखेंगे। फिर जो आगे की वीडियो होगी उसमें बाकी पार्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर का जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी क्या वो कहता है। देखिए एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलके बना है, एगर या एग्री। एग्री का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी होता है। और कल्चर, कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि खेती, खेती यानी मिट्टी में खेती करने को ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी यही है, मतलब एग्री जिसका अर्थ होता है मिट्टी, ठीक है, और कल्चर मतलब होता है उसका अर्थ होता है खेती करना। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है इसकी डेफिनेशन कि मिट्टी में खेती करने को ही एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, पर एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ जो मिट्टी में खेती करना नहीं होता है। एग्रीकल्चर का मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे अब ब्रांचेस आ गए हैं। अगर पशुपालन भी किया जा रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, यानी पशु को पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, उससे अंडे हो रहे हैं, या फिर गाय का जो दूध है उससे हम गाय का दूध प्राप्त कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन से ब्रांच में आता है। तो ये सब एग्रीकल्चर होता है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये नीचे वाली डेफिनेशन, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाना, फ्रूट उगाना, सब्जियां उगाना, फ्लावर भी उगाते हैं हॉर्टिकल्चर में। और जो लाइव स्टॉक है, हमारे जो पशु हैं, ठीक है, पशु वगैरह, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, ये सब हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। और अगर हम दुनिया में देखें तो लगभग 50% लोग हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। 50% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना है, हर 3 में से 2 व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको एग्रीकल्चर में सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ऊपर ऊपर से जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये टेबल, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। देखिए एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कुछ ब्रांचेस दिए गए हैं। जैसे एग्री के साथ अगर कल्चर लगाया तो एग्रीकल्चर बन गया। एग्रीकल्चर हमने देख लिया कि साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, ठीक है, मिट्टी पे फसल उगाना, ठीक है, रेजिंग क्रॉप एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इन सबको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं, फार्मिंग भी बोलते हैं, कृषि भी बोलते हैं। कृषि भी इसी को बोलते हैं, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग भी इसी को बोलते हैं। सेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर देखिए, सेरीकल्चर यानी सिल्क वॉर्म, रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम पालन से, सिल्क से रिलेटेड है, सिल्क वॉर्म, ठीक। फिर है फिशिकल्चर। फिशिकल्चर किससे रिलेटेड है, फिश से मछली पालन, क्या, मछली पालन को क्या बोलते हैं, फिशिकल्चर बोलते हैं, ठीक। फिर होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर किसको बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के कृषि को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर और सेरीकल्चर, ये दोनों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। फिर एक होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, कि सब्जियां, फ्लावर, फ्रूट, इन सबको बेचने के लिए अगर हम उगाए तो इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसी के अंदर नर्सरी वगैरह भी होता है, हॉर्टिकल्चर में होता है। तो ये कुछ ब्रांच है एग्रीकल्चर के, इसे आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कृषि के प्रकार, कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए ये जो बुक है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो बुक लिस्ट वाली वीडियो में बता दिया था मैंने कि यहाँ से आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। तो ये सोशल साइंस की बुक है, रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, और इसका चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें कृषि है। 3rd चैप्टर का नाम ही कृषि है, तो यही चैप्टर मैंने खोल रखा है, इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए
कृषि के प्रकार, कृषि के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग और वाणिज्य कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। तो देखते हैं एक एक करके दोनों को। निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, कि सिर्फ इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि परिवार का पेट भर जाए कैसे भी, ठीक है। आपस में परिवार के लिए ही कि इतना बन जाए कि परिवार का पेट भर जाए, इतने उसी के लिए ये कृषि किया जाता है, इसलिए इसको निर्वाह कृषि बोलते हैं, गुजारा हो जाए जिससे, ठीक। अगर ये परिवार के लिए किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज होगा, जो औजार होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। मशीनरी का यूज कम होगा और जो श्रम लगेगा इसमें पारिवारिक लगेगा, मतलब कि परिवार के ही लोग रहेंगे, बाहर से ज्यादा श्रम नहीं लगेगा इसमें, ओके। अब जो निर्वाह कृषि है इसको पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आपका आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। दोनों को देख लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों, मैंने बताया आपको कि निर्वाह कृषि है तो इसमें मशीनों का यूज नहीं होगा, जो टेक्नोलॉजी होगी कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो साधारण औजार होता है, लेकिन जो श्रम होता है श्रम ज्यादा होता है, ठीक है। अब औजार आपने बेसिक औजार ले रखा है तो श्रम ज्यादा लगेगा ही, मेहनत ज्यादा लगेगी। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। ऐसी कृषि में क्या होता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। चावल मुख्यतः फसल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गहन निर्वाह कृषि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मुख्य किस फसल की खेती की जाती है, तो चावल की जाती है, याद रखना है। चावल मुख्य है, इसके साथ साथ और क्या है, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब भी इसकी भी खेती की जाती है, लेकिन चावल मुख्य है। गहन निर्वाह कृषि आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो टाइप था निर्वाह कृषि का, आदिम निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसको देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारा शामिल है। अब इसके दो और टाइप हो गए, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, ठीक है। इन दोनों को भी देख लेते हैं ये है क्या। तो देखिए, तो हमने देखा कि जो कृषि है उसके दो टाइप है। पहला तो हो गया आपका निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा हो गया आपका कमर्शियल। फिर सब्सिस्टेंस में भी आपके दो पार्ट है, एक है आपका गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, इंटेंसिव, और दूसरा है आपका प्रिमिटिव वाला, आदिम वाला। तो ये वाला हमने देख लिया। अब जो ये आदिम वाला है यानी कि प्रिमिटिव वाला है, इसके फिर दो टाइप है, एक है आपका स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग, और दूसरा है आपका चलवासी पशुचारण, ठीक है। चलवासी पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग। तो इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक। स्थानांतरित कृषि, देखिए स्थानांतरित कृषि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके नाम से, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्थानांतरित कृषि होता क्या है। तो ज्यादातर ये किधर होता है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होती है, के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पूर्ण वाले क्षेत्र हैं जिसमें, अब देखिए इसमें होता क्या है स्थानांतरित कृषि में, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। मतलब मान के चलिए कोई जंगल है यहाँ पे, इस पूरे जंगल को काट दिया, या कोई भी भूभाग है उसको काट के, वहां जितने भी पेड़ थे झाड़ियां थे सबको काट के जला दिया, जलाकर उसको साफ कर दिया, और इसके ऊपर फिर खेती करते हैं। जब इसको जलाएंगे तो राख बनेगी, राख को मृदा में मिलाया जाता है। तो जो राख बनता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो क्या काम करता है, उर्वरक का काम करता है वो। फिर यहाँ पे कृषि की जाती है, तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, और इंग्लिश में इसको इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है। स्थानांतरित कृषि के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे झूमिंग कृषि या झूम कृषि, झूम बोलते हैं इसको, या झूमिंग कृषि। इसको कहाँ बोला जाता है, उत्तरी पूर्व भारत यानी कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हो गए, असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब में झूम कृषि बोला जाता है। और
ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है झूम खेती को। तो मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको, मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है। रोको कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में बोला जाता है। लद्दाख बोला जाता है मलेशिया में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे नाम है, अगर आप 10th की जियोग्राफी में देखोगे तो बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 10th की ज्योग्राफी है, इसमें देखिए आपको कितने सारे नाम मिल रहे हैं। उत्तरी पूर्व राज्य जैसे मैंने बताया, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इधर क्या बोलते हैं, इसको झूम बोलते हैं। मणिपुर में क्या बोलते हैं, मणिपुर में पामलू बोलते हैं, ठीक है, पामलू, ये याद रखना है आपको, मणिपुर में क्या बोलते हैं, पामलू। छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है इसको, दीपा, ये पूछा गया है नाम, दीपा वाला नाम पूछा गया है एग्जाम में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किस एग्जाम में, लेकिन ये पूछा गया है। इसके साथ साथ देखिए ये इतने सारे नाम है इसके कृषि के, ठीक है। तो इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं, इससे पहले जो मैंने बताया वो, और दो ये, मणिपुर में पामलू बोला जाता है और छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ और अंडमान में क्या बोला जाता है, दीपा बोला जाता है। ये दोनों याद रखना है। उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसे याद ना ही करें तो ठीक रहेगा। ओके, तो ये सब झूम खेती के नाम हो गए। अब आगे देखते हैं। सारे स्थानांतरी कृषि को कर्तन एंड दहन, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जानता है, यानी वही स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन ये भी कहा जाता है, इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और विशेषता होती है कि जैसे लोगों ने क्या किया कि एक भूमि लिया, उस पर पेड़ काट के उसको जलाया और फिर राख को मिट्टी में मिला के फिर कृषि किया। फिर क्या करते हैं वो, कुछ दिन तो कृषि करते हैं या 1 साइकिल या 2 साइकिल करते हैं, फिर उसके बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर यही प्रोसेस वो कहीं और करते हैं, मतलब इस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाके फिर सेम प्रोसेस यही करते हैं, वहां पे पेड़ काट के उसको जला के फिर भूमि में राख मिला के फिर वहां कृषि करते हैं, ठीक है। तो एक विशेषता ये भी है इसकी, ठीक। अब आगे देखिए, दूसरा टाइप था इसका चलवासी पशुचारण, ठीक है, चलवासी पशुचारण या नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है, देखिए सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर, भारत के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, भारत में कहाँ, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है ये वाली कृषि। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों से घूमते हैं, ठीक है। अपना जो जितने भी उनके पशु है उनको लेके पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनको प्रोडक्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, पशुओं से मिल रहा है। मैंने जैसे बोला ही था, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिट्टी के खेत में खेती करना, ठीक है। अगर आप पशुओं से पानी निकाल रहे हैं तो उसे भी हम कृषि ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो पशुचारक है वो अपने पशु जैसे कि ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, याक, बकरियां, इनसे क्या लेते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल वगैरह ये सब उपलब्ध करते हैं, ठीक है। तो इस कृषि को क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण, मतलब कि पशुओं को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो ये कुछ टाइप थे आपके निर्वाह कृषि के, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। अब देखते हैं कमर्शियल यानी कि वाणिज्य कृषि। दूसरा टाइप है वाणिज्य कृषि। देखिए वाणिज्य कृषि नाम से पता चल रहा है कि इसका उपयोग किस लिए करेंगे, पैसा कमाने के लिए करेंगे, ठीक है। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है, बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भूमि होता है वो बड़ी होती है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब भूमि बड़ी है तो मशीनों का उपयोग होगा ही होगा। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, ठीक है। अब जो वाणिज्य कृषि है, कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें भी टाइप है, कौन कौन से, अनाज कृषि यानी कि ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, अनाज उगाते हैं जिसमें, मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग, और रोपण कृषि। तो इन तीनों को देखते हैं, ये तीन इसके टाइप है, फटाफट देख लेते हैं इन तीनों के टाइप। वाणिज्य अनाज कृषि, तो देखिए वाणिज्य अनाज कृषि यानी कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो वाणिज्य अनाज कृषि में गेहूं और मक्का मेन है, ठीक है, गेहूं और मक्का मेन है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है।
ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वाणिज्य अनाज कृषि में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये किस लिए उगाई जाती है, बेचने के पर्पज से उगाई जाती है, और मुख्य फसल कौन सी है इसमें, गेहूं और मक्का। ठीक, बस ज्यादा नहीं। अब नेक्स्ट है मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है, भूमि का उपयोग। अच्छा, एक चीज और जो इन दोनों को अलग करेगा कि जो वाणिज्य अनाज कृषि में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, एक बार में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। गेहूं उग रही है तो गेहूं उगेगी, ठीक है, मक्का उग रहा है तो मक्का ही उगेगा। ठीक है, तो ये एक बार में एक ही फसल उगती है। जबकि मिश्रित कृषि में क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें, ठीक है, एक तो आपने जैसे गेहूं मक्का लगा दिया, मक्के के साथ या मक्के के साथ कोई और फसल लगा दिया, ठीक है, या दो टाइप की फसल लगा दिया, एक का उद्देश्य चारा प्राप्त करना और एक का उद्देश्य है आपका अनाज प्राप्त करना। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग हो गया ये। तो ये तो हो गया आपका मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका थर्ड टाइप था रोपण कृषि यानी प्लांटेशंस। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार, कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। सिंगल मतलब एक बार में एक ही उगाई जाएगी। इसमें बृहद पैमाने में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम और इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उत्पाद का प्रोसेसिंग खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। यानी यहाँ पे फिर आपको क्या चाहिए, परिवहन भी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपने गन्ना लगा दिया तो गन्ना आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, पहले कारखानों में ले जाना है, उसके लिए क्या चाहिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो भी चाहिए, तो परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। इसी प्रकार आपने केला, रबड़, काजू, ठीक है, कपास, चाय कुछ भी लगाया तो उसमें क्या होगा, परिवहन की आवश्यकता होगी। तो ये जो रोपण कृषि है ये किस पे डिपेंडेंट हो जाती है, परिवहन पे भी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया आपके कृषि के प्रकार। अब हम आगे देखते हैं फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वहां से एक नई क्वेश्चन जरूर बनेगा। फसल चक्र देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं और 3 ऋतुओं के अकॉर्डिंग 3 फसल चक्र है। ठीक है, कौन कौन सी है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, ये तीनों होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौ किस प्रकार की फसल है, खरीफ है, जायद है, रबी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो यहाँ आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। ठीक, रबी की फसल देखिए, इसमें याद क्या करना है, पहला कि किस मौसम में बोया जाता है इसको, फिर दूसरा काटा किस मौसम में जाता है, फिर तीसरा इसके उदाहरण क्या है। बस ये 3 आपको याद करना है। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। ठीक है, टेबल आप बना लीजिए। इधर लिख दिया रबी की फसल, ठीक है, इधर खरीफ की फसल और इधर जायद की फसल। फिर यहाँ पे बोई जाती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और नीचे उदाहरण। एक टेबल बन जाएगा आपका, टेबल से आप जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है, तो रबी की फसल देखिए कब बोई जाती है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। और गर्मियों में यानी अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। बोते कब है, अक्टूबर से दिसंबर यानी शीत ऋतु में, और काटते कब है, ग्रीष्म ऋतु में, अप्रैल से जून के बीच में। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये क्या है, रबी की फसल के कुछ मुख्य उदाहरण है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि काटा कब जाता है, बोया कब जाता है, उदाहरण क्या है, बस ये 3 चीज इसको रट लेना है। आपको 12 बजे रात को भी कोई उठाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, रबी की फसल होगी। अच्छा, अभी मैं आपको आगे हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो हरित क्रांति की जो सफलता का जो कारण था वो रबी की फसल थी। मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभाव इस हरित क्रांति का पड़ा था वो रबी की फसल पे पड़ा था। तो अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस प्रकार की फसल पे पड़ा था, तो आपका आंसर होना चाहिए रबी की फसल। ये भी एक बढ़िया फैक्ट है। ठीक, अब आगे देखिए, अगला देखिए खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल देखते हैं, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मानसून कब आता है, जुलाई के बाद ही आता है यार, जुलाई अगस्त मान सकते हैं। जुलाई अगस्त में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, 2-3 महीने में इसको काट ली जाती है।
इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब शामिल है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जितने भी एग्जाम्पल है सब आपको रटे होने चाहिए। ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। इनको कब? मानसून में बोएंगे और काटेंगे कब? सितंबर अक्टूबर में, यानी जैसे ठंड आने वाली होगी उससे कुछ दिन पहले काट लेते हैं इसको। ठीक। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीडीएस एग्जाम में ये कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ये जो इसकी प्रजातियां हैं औस, अमन और बोरो, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। औस, अमन और बोरो निम्नलिखित में से किस चीज की प्रजातियां हैं? ऑप्शन रहेगा आपके पास धान की फसल है, या दे दिया जाएगा हाथी की प्रजाति है, या किसी वनस्पति की प्रजाति है, कुछ भी दे देगा आपको। जिसने पढ़ा होगा वो तो कर देगा कि धान की प्रजातियां हैं ये। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो सोचता रह जाएगा औस, अमन, बोरो ये है क्या। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हो सकता है यूके ट्रिपल एस पूछ ले, अगर अच्छा पेपर बनाए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया खरीफ की फसल। अब लास्ट है जायद की फसल, थर्ड। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। रबी और खरीफ के बीच में कुछ टाइम बचा ना, 2-3 महीनों का टाइम बचा। ठीक है, वो गर्मियों का मौसम है जिसमें, तो उस मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको बोलते हैं जायद की फसल। इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगी। तरबूज, खरबूज, खीरा, पानी वाला जो हम गर्मियों में खाते हैं, ये सब क्या हो गए? जायद की फसल हो गई। ठीक है, और साथ में चारे की फसलें भी, ये भी क्या होती है? जायद की फसलें होती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई जायद की फसलें। ओके, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तीनों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, तीनों पता होने चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, कुछ प्रमुख फसलें देख लेते हैं, मेन फसलें। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में आगे दिया गया है, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। जैसे चावल, ठीक है, मेन चीजें देखेंगे। चावल में क्या है? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य फसल क्या है? ये सबसे जो मुख्य फसल है खाद्य फसल, वो कौन सी? चावल है। ये भी याद रखना आपको, ये फैक्ट है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए एवं जो ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, और ये आपको इसमें याद रखना है कौन सी मिट्टी में इसको लगाते हैं, तो जड़ोल मृदा में। जड़ोल मृदा में इसको, जड़ोल मृदा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें देखिए वर्षा की आवश्यकता होती है, और जड़ोल मृदा जो होती है वो क्या करता है? पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करके रखती है, मतलब उसका जो ऑब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है वो बाकी मिट्टी से, इसलिए जड़ोल मृदा में होती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो चावल उगता है वो कहाँ पे उगता है? चीन में। उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का नंबर आता है। ठीक है, आगे देखिए, गेहूं। गेहूं किस मिट्टी में उगाई जाती है? दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से उगाई जाती है। दोमट मृदा जो होती है उसमें सबसे अच्छे से उगाई जाती है। सबसे ज्यादा जो गेहूं उगाता है वो कौन उगाता है? अमेरिका। अमेरिका, कनाडा, ये सब है, ये गेहूं के अग्रणी है। फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट, मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज। मोटे अनाज ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें मिलेट में, मोटे अनाज में आपको बस एग्जांपल याद रखना है कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 मुख्य मिलेट्स हैं। ठीक है, मोटे अनाज है। ठीक, तो इन तीनों को आपको याद रखना है, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक, फिर देखिए मक्का यानी मेज, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए होता है। ठीक है, इसे इतना कुछ याद रखने की जरूरत। मक्का सबसे ज्यादा कौन उगाता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा मक्का उगाता है। ओके, आगे देखिए, कपास। कपास की वृद्धि के लिए, अच्छा, कपास में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, किस मिट्टी में उगाया जाता है? काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास को, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काली और जड़ोल मृदा में उगाया जाता है किसको? कपास को, कॉटन को। ठीक, चीन क्या है इसमें? इसमें भी टॉप में है, चीन है। सबसे ज्यादा कपास कहाँ? चीन में उगता है। अब आपको ये याद रखना है, पटसन, पटसन जिसको जूट बोलते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉटन और पटसन में। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं?
ऑप्शन रहेगा कपास, जूट और अन्य भी रहेंगे, तो कपास को टिक कर दे, जबकि पटसन है, जूट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो जूट है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? भारत और बांग्लादेश में। भारत का भी कौन सा पोर्शन? जो बांग्लादेश के करीब है, इधर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है इधर वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है, ठीक है। अगली फसल कॉफी है। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ? ब्राजील में उगाई जाती है, ब्राजील इसका अग्रणी है, ठीक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। देखिए, चाय, चाय के लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट वगैरह इधर ज़्यादा। और दूसरा एक और चीज़ होता है, ये ढलान वाली भूमि पे उगती है, ठीक है। एक तो ठंडी जलवायु चाहिए होती है, और यहाँ लिखा होगा मंद ढलान की आवश्यकता होती है, ठीक है। मंद ढलान वाली भूमि पे उगती है। तो ये कुछ फसल थे, प्रमुख फसल। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे है हमारे टॉपिक में, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखते हैं लास्ट अपना, ठीक। लास्ट, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का विस्तार। तो देखिए, कृषि को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, फसल उत्पादन में, अनाज, फल, सब्जी ये सब उगाने में हम कृषि का उपयोग करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी 9th क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम मांस, दूध, अंडा, अन्य जितने भी मुर्गी बकरी पालन, ये सब मतलब जिससे हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी हम यूज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। तो ये भी जैसे मैंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री भी किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ठीक। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को एक साथ करके, मतलब एक ही लैंड पे दोनों को एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, जिससे कि लैंड का यूज हो रहा है, जमीन का अच्छे से यूज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मैंने बता दिया आपको कि जो प्लांट हो गए, फ्लावर हो गए, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, इन सबको बेचने के उद्देश्य से जो उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एक्वाकल्चर, द फार्मिंग ऑफ फिश, मोलस्क, एक्वाटिक प्लांट, ये सब इसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को अगर हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग वगैरह अगर हम एग्रीकल्चर में डाल दें तो उसको किसमें अध्ययन करेंगे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट दैट मीट करंट फूड नीड्स, मतलब कि अभी की जरूरतों को पूरा करें और साथ में भविष्य की जो पीढ़ी आए उनके लिए भी बचा कर रखें। तो इस टाइप की जो कृषि होती है उसी को सतत कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये तो स्कोप हो गया कुछ, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये दोनों कब चले थे? 1960 से 1970 के बीच चले थे। इसमें याद क्या रखना है कि जो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। हाई यील्डिंग सीड्स, ऐसे बीजों का निर्माण किया गया था जिनका जो पैदावार हो वो ज्यादा हो। तो और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन, NS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति यानी दूध से रिलेटेड है, ठीक है। दूध के उत्पादन में बढ़ाने के लिए ये लाया गया था, ये भी इसी टाइम लाया गया था। और इसके जो फादर है वो कौन है? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन इसके फादर है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आगे के टॉपिक भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।